आप सुन रहे हैं भाग 8। सचिन गुलाबो को शांत कर पलंग पर लेटा देता है। उसके पूछने पर गुलाबो कहती है, घबराओ नहीं, मुझे कभी कभी ये समस्या होती है, सांस फूल जाती है, कोई चिंता की बात नहीं है। बचपन से ही मुझे ऐसा कभी कभी होता है, पर कुछ समय बाद ठीक भी हो जाती हूँ। सचिन उसकी बात सुनकर थोड़ा चिंतित होता है। एक बार मुझे शहर में सेट हो जाने दो, फिर किसी अच्छे डॉक्टर को तुमको दिखाएंगे, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। बस कुछ दिन की बात और है। अरे मैं ठीक हूँ बाबू, और तुम ये बात माताजी या किसी को भी बताना मत। वैसे ही सब मुझे लेकर इतना परेशान है, और परेशान हो जाएंगे। तुम ठीक कहते हो, हम बाद में शहर में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेंगे। पहले तुम नौकरी तो चालू करो, धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा। गुलाबो सचिन के हाथ पर हाथ रखते हुए बोली। उससे बात करके सचिन बाहर सबके पास आता है। बाहर आंगन में माँ, भैया और भाभी को एक साथ चिंता मग्न खड़ा देख उनके पास जाता है। उसकी माँ पार्वती, महेश और रमा किसी बाबा जी के बारे में बात कर रहे होते हैं। सचिन उनकी अधूरी बात सुनकर पूछने लगता है, कौन आया था माँ? आप सभी किस बाबा के बारे में बात कर रहे हो? पार्वती पलटकर सचिन को देखती है। तू कहाँ था? मैं तो अंदर अपने कमरे में था। गुलाबो की तबीयत अचानक कुछ खराब हो गई थी, उसे ही संभाल रहा था। सचिन सफाई देते हुए माँ पार्वती से बोला। क्या? अब कैसी है वो? क्या हुआ था उसे? अरे कुछ नहीं माँ, बस थोड़ी घबराहट और बेचैनी सी हुई थी। बता रही थी बचपन से ही कभी कभी उसे ऐसा होता है, बाद में ठीक भी हो जाती है। सचिन पार्वती से बोल रहा था और बगल में खड़ी रमा चुपचाप सुन रही थी। सचिन की बातें सुनकर रमा भी हैरान रह गई। वो मनी मन कुछ सोचकर और भी भयभीत होने लगी। पार्वती उसे देखकर बोली, अरे अब तुझे क्या हुआ? तू भी सोचने लगी क्या? पता नहीं इस घर में क्या क्या हो रहा है, जिसे देखो वो ही अजीबोगरीब होता जा रहा है। आजकल ये रमा भी गुमसुम रहे हुए है, पूछो तो कुछ बतावे नहीं। पता नहीं मानी मन में क्या सोचती रहती है। रमा उनकी बात सुनकर बोली, नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं भी बस उन्हीं सब बातों से थोड़ा परेशान हूँ, जिन बातों ने आपको भी चिंता में डाल रखा है। कितना भी करूँ पर मन से जाती ही नहीं ये बातें। रमा बात बनाते हुए पार्वती से बोली। सचिन बड़े गौर से दोनों की बात सुनता रहता है। तभी माँ उससे बोलती है, एक बहुत ही पुराने पहुँचे हुए अघोरी साधु भोलेनाथ के परम भक्त थे, बाबा गिरिराज जी। वो तो परम ज्योति में लीन हो गए। उनके ही शिष्य बाबा योगीराज जी आए थे अभी। बहुत पहुँचे हुए सन्यासी हैं। बहुत जप तप करके कई सिद्धियां प्राप्त की है उन्होंने। ज्यादा कहीं आते जाते नहीं, बस हमारे यहाँ ही आते हैं कभी कभी। वो भी इसीलिए कि तेरे बापू उनको गुरु बाबा योगीराज जी को बहुत मानते थे। पार्वती सचिन से बोली, बाबा योगीराज, बाबा गिरिराज, ये सब क्या है माँ? किन बाबाओं के चक्कर में पड़ गई हैं आप? ये सब ढोंगी पाखंडी होते हैं, कोई सिद्धि विधि नहीं होती, सब मूर्ख बनाते हैं। सचिन पार्वती को बीच में ही टोकते हुए बोला, चुप कर, फालतू बातें मत कर। तू नहीं जानता उनके कितने एहसान है हम पर। आइंदा फिर कभी उल्टी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी हर बात चुपचाप मान रहे हैं तो तू और सर पर चढ़ता जा रहा है। बोलने से पहले सोच लिया कर एक बार। ये जो तेरा भाई महेश, जो अभी तेरे सामने जिंदा खड़ा है ना, ये सब उन्हीं बाबा की कृपा और महिमा से है। तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था। बहुत पुरानी बात है, जब महेश 3-4 साल का रहा होगा। एक बार महेश खूब बीमार पड़ा, काफी वैद्य हकीम दिखाए, बहुत दवा की, जिसने जहाँ बोला वहाँ गए, पर इसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। सारे इलाज कर लिए पर कोई कुछ नहीं कर पाया। ये रातों को अचानक से उठकर नींद में चलने लगता। कभी कभी नींद में पूरी तरह चीखता, जैसे किसी डरावनी चीज को देख लिया हो। इसकी आंखें लाल सुर्ख हो जाती। एक बार तो रात में नींद चलते हुए घर से बाहर निकल गया। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो महेश को घर में न देखकर हम सभी बहुत परेशान हो गए। पूरे गांव, आसपास सब जगह देखा, पर ये कहीं नहीं मिला। बाद में गांव के ही एक आदमी को ये जंगल में बेहोश पड़ा मिला। वो जो तेरे शहर के अंग्रेजी पढ़े लिखे वैद्य होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको? हाँ, डॉक्टर साहब। उस जमाने में तो सिर्फ शहर में ही होते थे। वहाँ भी जाकर दिखाया उनको, पर उनकी दवाइयाँ भी नहीं लगी। उन लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये बहुत कमजोर हो गया है, ज्यादा जी नहीं पाएगा। और हमने भी आशा छोड़ ही दी थी। फिर एक दिन भोलेनाथ की कृपा से एक बाबा जी गाँव में आए हुए थे। वो लोगों के दुख दर्द अपनी सिद्धि के बल पर ठीक करते थे। हम भी उनके बारे में सुनकर महेश को लेकर उनके पास गए।
उन्होंने अपनी सिद्धियों से आंख बंद करके फौरन बता दिया कि इसके पांव किसी गलत जगह पड़ गए हैं, इसीलिए इसकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। उन्होंने भभूत लगाई इसके माथे पर। वैसे ही इसकी आंखें अंगारे की तरह लाल लाल जलने लगी और ये बेहोश हो गया। उन बाबा ने इसके सर पर हाथ रखकर कुछ मंत्र बोले, फिर फूंक मारी। अभिमंत्रित जल दिया, ये फौरन उठकर बैठ गया, आंखें भी सही हो गई। उन्होंने अभिमंत्रित कर जल दिया जो इसे कुछ दिन पिलाना था और इसके पूरे शरीर से एक पूरी सुपारी उसार कर एक शीशे में बंद कर तेरे बापू को दी और बोले कि इसे दूर कहीं जंगल में गाड़ाना, जहाँ इंसानी आवाजावी नहीं हो या बहुत कम हो। तेरे बापू तेरे मन्नू चाचा को साथ लेकर इसे कहीं दूर जंगल में गाड़ाए। 3-4 दिनों में ही उनके अभिमंत्रित जल से तेरा भाई वापस ठीक हो गया। तब से तेरे बापू उनसे इनके भगत हो गए और वो जब तक इस गांव में रहे उनकी खूब सेवा की और बाद में भी जब भी आते तो उनकी बड़ी लगन से सेवा करते। उन्होंने आशीर्वाद दिया तेरे बापू को और इस घर को। जब से ही कभी कोई परेशानी नहीं आई, पर जो आया है उसे जाना भी होता है, साधु हो या फकीर या हम जैसे आम इंसान। उनकी उम्र पूरी हुई तो ब्रह्मलीन हो गए। बाद में उनकी जगह उनके शिष्य बाबा योगीराज जी ने ली। कहते हैं बाबा गिरिराज जी ने जाते जाते अपनी सारी सिद्धियां इनको दे गए। ये भी बहुत पहुंचे हुए साधु हैं, इन्होंने भी कई सारी सिद्धियां प्राप्त कर रखी है। उनकी कृपा से ही हम फल फूल रहे हैं बेटा, वरना इतना बुरा वक्त भी आया हमारी जिंदगी में कि कोई और होता तो मिट गया होता। पर भगवान भोलेनाथ जी और बाबा जी की असीम कृपा से ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा। थोड़ा बहुत गिरना उठना तो सबकी जिंदगी में लगा रहता है, लेकिन जिसका विश्वास ईश्वर और उसके सच्चे बंदों में अडिग रहता है, मुसीबतें भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। इसीलिए बिना जाने कुछ मत बोलना बेटा। हम जानते हैं हम लोगों ने कैसा समय देखा है, किन किन मुश्किल हालातों का सामना कर तेरे भाई और तुझे इतना बड़ा किया है। पार्वती बोले जा रही थी और सभी चुपचाप सुने जा रहे थे। माँ की बात सुनकर सचिन कुछ देर खामोश रहता है, फिर बोलता है, मैं आपको झुटला या गलत साबित नहीं कर रहा माँ, बस मुझे ऐसी बातों पर पता नहीं क्यों यकीन नहीं होता। आज विज्ञान का युग है, ऐसी बातों पर भला कौन यकीन करता है। आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं अब आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा। आप सभी खुश रहो माँ, मुझे और क्या चाहिए। इतना कहकर सचिन माँ के गले लग जाता है। तू शहर कब जा रहा है? तैयारी हो गई तेरी? किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, परेशान नहीं होना। तेरा भाई अभी बैठा है, रुपए पैसे की चिंता मत करना, बस अपना काम मन लगा कर करना और यहाँ की चिंता बिल्कुल नहीं करना, मैं हूँ ना। महेश सचिन के सर पर हाथ फेरते हुए बोला। दोनों भाई एक दूसरे को देखते हुए आपस में गले लग जाते हैं। नहीं भैया, बस आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। मैं कल सुबह निकल रहा हूँ और आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करिए, बाकी मैं सब अरेंज कर लूंगा। मुझे दुख है कि मेरी वजह से आपको सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा, पर भैया, माँ, भाभी, आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि गुलाबो बहुत अच्छी लड़की है। देखिएगा, वो आपको कोई शिकायत का मौका कभी नहीं देगी। अपना घर छोड़कर आई है तो थोड़ा असहज महसूस कर रही है ना, धीरे धीरे सबसे घुल मिल जाएगी। बस उसे थोड़ा वक्त दीजिए। उससे कभी कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा करते रहिएगा। सचिन सभी की तरफ देखते हुए बोला। अरे मेरे भाई, तू बहू की चिंता क्यों करता है? वो तो अब इस घर की इज्जत है। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ तेरी नहीं बल्कि हम सबकी है और हम सभी उसका पूरा ध्यान रखेंगे। तू बेफिक्र होकर शहर जा और खुश मन से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर। तेरे इस दिन का इंतजार हमको कब से था। मेरा भाई अपने पाँव पर खड़ा हो रहा है, ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। महेश सचिन के कंधे पर हाथ रखते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला। पार्वती जो अब तक उनकी बातें सुन रही थी, उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू छलक आए। वो सचिन को आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटा, मैंने गुस्से में जो कह दिया हो उसका बुरा नहीं मानना। एक माँ को अपनी सभी संतानों की बराबर फिक्र होती है। तू बहू की चिंता बिल्कुल मत कर, वो कोई मेरी दुश्मन नहीं है, बस उसका बर्ताव कुछ अजीब सा लगता है। एक बार मैं कभी किसी बात का जवाब नहीं देती, पता नहीं किस दुनिया में खोई रहती है। ऊपर से पूजा पाठ भी नहीं करती। जब से आई है तब से मैंने या रमा ने उसे कभी पूजा करते नहीं देखा। अपनी धुन में रहती है। मुन्नी बिट्टू भी कितना उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं, पर वो उनको भी कोई भाव नहीं देती। मैं कोई उसकी शिकायत नहीं कर रही, पर जो सच है वो ही बता रही हूँ। तू उसे थोड़ा समझा दे। परसों गांव की कुछ औरतें आई थी, बहू से मिलने की इच्छा थी।
मैंने बुलाया तो काफी देर तक वो आई नहीं, और जब ज्यादा जोर दिया तब ऐसे आकर खड़ी हो गई जैसे हमने उसे बुलाकर कोई अपराध कर दिया हो। सभी औरतें तरह तरह की बातें करते हुए गई। इस समाज में उठना बैठना है तो सबसे मिलजुल कर रहना पड़ता है। बस यही बातें हैं जो हमें उसके बारे में थोड़ा परेशान किए रहती है। लेकिन तू इन सब की चिंता मत कर, तू अपनी नौकरी पर ध्यान दे, बस उसे थोड़ा इस घर के रीति रिवाज समझा देना। पार्वती सचिन से कहती है। सचिन बड़े गौर से माँ की पूरी बात सुनता है। वो आश्वासन देता है कि गुलाबो को समझाएगा, वो ऐसा नहीं करेगी। अगले दिन सुबह, अरे सचिन जल्दी आ, गाड़ी का बखत होने वाला है, बंटी भी आ गया तुझे लेने, तुझे नाके तक छोड़ने। सचिन अपना सामान लेकर बाहर आता है, सबके पांव छूता है। आशीर्वाद लेकर जैसे ही जाने को होता है, सामने से खुशबू आ जाती है। दोनों के कदम एक दूसरे के सामने आकर स्थिर हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। सचिन नजरें नीची कर उसके बगल से बाहर निकल जाता है। खुशबू वहीं खड़ी खड़ी उसे जाते हुए देखती रहती है। अरे खुशबू, वहाँ दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? आ अंदर आ। माँ और पार्वती उसे बुलाते हैं। खुशबू की तंत्रा अचानक से टूटती है। वो वापस पीछे पलटकर रमा के पास आती है। मैं माँ जी की गठिया की दवाई लेकर आई हूँ भाभी, बाबा कल शाम ही लाए थे वैद्य जी से। खुशबू बोली। भला हो भाई साहब का, कितना ख्याल रखते हैं मेरा, वक्त पर दवाई लाना कभी नहीं भूलते। और तू खुशबू बिटिया, तू भी मेरी कितनी चिंता करती है, भगवान तुझे हर खुशी दे। पार्वती उसके गाल पर हाथ फेरते हुए बोली। कुछ दिनों बाद रात में रमा की अचानक नींद खुलती है। उसे कुछ अजीब सी आवाजें आती है। वो कमरे में इधर उधर नजर दौड़ाकर देखने लगती है। आवाज बाहर कहीं से आ रही थी, कुछ कड़क चीज अपने दांतों से चबाने की। पहले उसे लगा बाहर कोई कुत्ता वगैरह होगा, कुछ चबा रहा होगा, पर आवाज लगातार आ रही थी। गौर से सुनने पर उसे ये आवाज किसी जानवर की नहीं लगी। वो उठकर खिड़की खोलकर बाहर को देखती है तो आवाज सामने से सचिन के कमरे से आती सुनाई देती है, जैसे कोई घुर्राते हुए कुछ कड़क चीज जम जम के चबा रहा हो। डर कर वो महेश को जगाती है। महेश उठकर उससे पूछता है। वो उसे बाहर से आ रही आवाजों के बारे में बताती है। तभी अचानक से वो आवाज आनी बंद हो जाती है। महेश फिर से रमा का भ्रम बोलकर उसे सोने को बोलता है। महेश तो सो जाता है, पर रमा नहीं सो पाती। वो गुलाबों के बारे में ही सोचती रहती है।